अगला जो देश है वो है हमारा फिलीपींस। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और यहाँ पर देखें तो ये फिलीपींस है। फिलीपींस भी एक आर्चिपेलागो है और ये बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ये फिलीपींस है, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 7,641 आइलैंड्स हैं। कहाँ पर? फिलीपींस में। जिनमें सबसे जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है लुजॉन। फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड है लुजॉन। और इसी लुजॉन में फिलीपींस की कैपिटल मनीला सिचुएटेड है। इसी मनीला में हमारे एशिया डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और ये मनीला कहाँ पर है? मनीला इसके सबसे बड़े आइलैंड लुजॉन पर सिचुएटेड है। इसके जो दूसरे इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो कौन कौन से हैं? तो इसके जो दूसरे इंपॉर्टेंट आइलैंड है, एक तो लुजॉन हो गया। लुजॉन के अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो है हमारा मिंडानाओ। ये इसका मिंडानाओ आइलैंड है। मिंडानाओ आइलैंड। मिंडानाओ आइलैंड के अलावा जो और इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो है नेग्रेस, पलावान। ये देखिए, नेग्रोस, पनाय, पलावान, मिंडोरो। ये इसके दूसरे इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर हैं जिनसे मिलकर ये फिलीपींस का आर्चिपेलागो बना है। फिलीपींस की अगर बात करें यहाँ पर तो इसके ये पैसिफिक सागर की रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। ये देखिए, रिंग ऑफ फायर आपको ये उभाल दिखाई पड़ रहा है, ये रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। इसीलिए यहाँ पर वॉल्केनिक और जो भूकंपीय एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ पर इसकी जो लार्जेस्ट रिवर है, छोटा सा आइलैंड है तो दिखाना मुश्किल है, बस ध्यान रखिए, इसकी जो लार्जेस्ट रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर है कगायान रिवर। कगायान रिवर जो सिचुएटेड है कहाँ पर? लुजॉन में। इसी लुजॉन में इसकी लार्जेस्ट रिवर रिवर कगायान सिचुएटेड है। ठीक है। फिलीपींस में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट है, यानी कि गोल्ड रिजर्व्स। दुनिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड रिजर्व है वो माने जाते हैं साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो गोल्ड रिजर्व है वो कहाँ पर है? वो फिलीपींस में है। लेकिन फिलीपींस में जो पॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहां का जो पुअर मैनेजमेंट है, पुअर लॉ इन्फोर्समेंट है, और जो अराजकता है, और जो इंडिजिनस कम्युनिटीज के द्वारा फैलाई जाने वाली अव्यवस्थाएं हैं, जो मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, उनकी वजह से जो फिलीपींस है वो अपने गोल्ड रिजर्व का दोहन, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पा रहा है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व होने के बावजूद भी वो अनटैप्ड है, यहाँ की पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी हैंडीकैप्स की वजह से। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है जिसका नाम है कंबोडिया। तो कंबोडिया के बारे में क्यों इतना ध्यान रखना है कि कंबोडिया कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो कंबोडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है सबसे पहले ऊपर अगर देखा जाए तो लाओस के साथ, थाईलैंड के साथ और वियतनाम के साथ। इन देशों के साथ एक कंबोडिया बॉर्डर शेयर करता है। कंबोडिया में बहने वाली जो रिवर है उस रिवर का नाम, जो इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है मेकोंग। और इस मेकोंग रिवर को कंबोडिया की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो कंबोडिया में इतना ही। कंबोडिया के बाद जो अगला देश है हमारा वो है लाओस। लाओस जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। लाओस जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो शेयर कर रहा है थाईलैंड के साथ। लाओस का बॉर्डर शेयर हो रहा है म्यांमार के साथ। उसका बॉर्डर शेयर हो रहा है ऊपर चाइना के साथ। उसका बॉर्डर शेयर होता है कंबोडिया के साथ। ये देखिए, कंबोडिया के साथ शेयर कर रहा है। और शेयर कर रहा है वो वियतनाम के साथ। लाओस के बारे में बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है मेकोंग, जो लाओस और म्यांमार के साथ साथ लाओस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर शेयर करती है। वह थोड़ा सा उस हिस्सा उसका यहाँ पर जो है वो बहता है लाओस में, और वो एंटर कर जाती है कंबोडिया में, और कंबोडिया में घुस के वो फिर आगे डेल्टा बनाते हुए समुद्र में, साउथ चाइना सी में गिर जाती है। लाओस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वो साउथ ईस्ट एशिया की अकेली लैंड लॉक यानी कि भू आबद्ध कंट्री है। कैपिटल इसकी हम लोग को पता ही है, लाओस की कैपिटल क्या है? वियंतियान है, जो मेकांग रिवर पर सिचुएटेड है। इसके बाद हम लोग अगला देश देखते हैं, जो अगले देश का नाम है वियतनाम। ये वियतनाम है। और ये वियतनाम को अगर देखें तो वियतनाम बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? ऊपर चाइना के साथ। उसके बाद लाओस के साथ शेयर कर रहा है, चाइना है ऊपर, ये लाओस इसके साथ शेयर कर रहा है।
और साथ ही साथ ये कंबोडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। वाटर बॉडीज की बात करें तो इसके ईस्ट में है साउथ चाइना सी, और इसके वेस्ट में है गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, और इधर साउथ चाइना सी है। कहां पर? वियतनाम। वियतनाम की अगर हम रिवर की बात करें तो वियतनाम की एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है होंग रिवर। ये होंग रिवर यहाँ पर वियतनाम में आती है और यहाँ पर आके समुद्र में मिल जाती है। इसको हम रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो रेड रिवर बोले या इसी को बोले होंग रिवर, ये वियतनाम की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका ओरिजिन होता है चाइना के यूनान प्लेटू से। वो यूनान प्लेटू को कट करते हुए यहाँ पर आती है। वियतनाम की कैपिटल जो है हनोई, वो इसी रेड रिवर के तट पर सिचुएटेड है। ये जो रिवर है ये यहाँ पर एक गल्फ ऑफ टोंकिन है, इस गल्फ ऑफ टोंकिन में आके गिर जाती है। तो इतना हमको यहाँ पर वियतनाम के बारे में ध्यान रखना है। वियतनाम के अगर पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो एशिया में ये थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व पाए जाते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल के। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर समुद्र में अगर देखें तो गल्फ ऑफ टोंकिन के पास यहाँ पर ये एक बेसिन है, इसका नाम है सॉन्ग होंग बेसिन। यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व है। एक यहाँ पर एक इलाका है, इसको हम लोग बोलते हैं फूकान बेसिन। फूकान बेसिन, यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व है। यहाँ पर एक इलाका पाया जाता है, एक रीजन पाया जाता है जहां पर पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं, इसका नाम है नॉम कॉन सॉन बेसिन। तो सॉन्गहॉर्न बेसिन, फूकॉन बेसिन, नॉम कॉन सॉन बेसिन, ये तीन बेसिन मेन ऐसे बेसिन है वियतनाम के जहां पर क्रूड ऑयल पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में टिन का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, और अगर देखा जाए तो केवल तीन देश, थाईलैंड, मलेशिया और जो इंडोनेशिया है, ये तीन देश अकेले दुनिया का आधा टिन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो पार्ट मैंने कहा था साउथ ईस्ट एशिया के हम लोग कर सकते हैं, एक जो मेन लैंड के देश हैं और दूसरे जो ये हमारे ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो पोर्शन। तो यहाँ पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें कि साउथ ईस्ट एशिया में क्लाइमेट कैसा होता है, तो ये जो मेन लैंड वाला रीजन है यहाँ पर मानसूनी क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पर मानसूनी क्लाइमेट पाया जाता है, और भारत से होकर गुजरने वाला जो साउथ वेस्ट मानसून है वो यहाँ पर बारिश करवाता है। नीचे अगर इंडोनेशिया और उसके आसपास के जो देश हैं उनको देखा जाए तो इन देशों में क्योंकि इक्वेटर गुजर रहा है तो यहाँ पर इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखीय क्लाइमेट पाया जाता है। बारिश होती है, रोज लगभग बारिश होगी यहाँ पर। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो मेन सोर्स है इनकम का। अगर हम केवल ब्रुनेई और सिंगापुर को छोड़ दें तो जो बाकी बचा इलाका है साउथ ईस्ट एशिया का, वहां पर जो एग्रीकल्चर है वो एक मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट है तो यहाँ पर जो एक्चुअली जो कल्टीवेशन होता है वो बेसिकली धान यानी कि पैडी कल्टीवेशन किया जाता है। पैडी कल्टीवेशन यहाँ पर बहुत बहुतायत में किया जाता है। साथ ही साथ मलेशिया में रबर और पाम प्लांटेशन है, रबर का प्लांटेशन है, और पाम जिससे पाम ऑयल बनता है वो प्लांटेशन है। साउदर्न थाईलैंड में भी रबर और पाम प्लांटेशन किए जाते हैं। म्यांमार और जो थाईलैंड है, इन जगहों पर ओपियम, पॉपी यानी कि अफीम की भी खेती की जाती है। इंडोनेशिया जो ये है, ये इंडोनेशिया में कॉफी की प्लांटेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ये हम बोल सकते हैं कि इस वजह से जो इंडोनेशिया है वो दुनिया का टॉप कॉफी प्रोड्यूसर है। कॉफी का प्लांटेशन इंडोनेशिया के अलावा आपका वियतनाम और फिलीपींस में भी होता है। तो ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया था। इसके बाद हम लोग अगला जो सेगमेंट देखेंगे वो वेस्ट एशिया का होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।